वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी के कला के आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा मित्रों स्पेशल वीडियो है उस बच्चों के नाम जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें 30 नवंबर को जो है कला का पेपर देना है। तो चलिए आज एक रिवीजन क्लास ले रहे हैं जिसमें सभी जो है क्वेश्चनों को कुछ मिक्स किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं में जो है आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है डीएसएसबी में। और आपको पता ही है कि डीएसएसबी में हर पार्ट से जो भी टॉपिक होता है हर पार्ट से 20 क्वेश्चन कम से कम उठा कर देता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मुगल शैली से अलग, राजस्थानी शैली से अलग, प्राग ऐतिहासिक से अलग, ऐतिहासिक से अलग, इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है। तो फटाफट कमेंट्स करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन मिले, जुड़े। और ये क्लास डेली 8 बजे चलती है, तो जितने हमारे सब्सक्राइबर भाई जुड़े हुए हैं वो जान लें कि क्लास डेली रात 8 बजे आपकी चलती है। और आज का हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है डीएसएसबी मैराथन क्लास के बेहतरीन 40 प्लस से अधिक प्रश्नों को लिया गया है। तो फटाफट कमेंट डालना शुरू कर दीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा। आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो देखते होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला। सैंधव सभ्यता जो है उसका जो प्रसिद्ध स्नानागार है यानी नहाने का जो जगह है कह लीजिए, वो कहाँ मिला है। चनहूदड़ों में मिला है, तक्षशिला, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो फटाफट पहले प्रश्न का कमेंट्स देखते हैं किसका आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में। ये मुझे देखना है आज पहला कमेंट्स किसका आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर। और ये चल रहा है आपका डीएसएसबी मैराथन स्पेशल, जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं 30 नवंबर में। ठीक है, चलिए मित्रों, तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाता है डी, मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? डी, मोहनजोदाड़ो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ये प्रश्न हम लोग ये सभी प्रश्नों को जो हम मिक्स करके लिए हैं ताकि जो है आप रिपीट कर सके, दोहरा सके, क्योंकि 30 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है और परीक्षा आपके पास है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। जो प्रथम कांस्य प्रतिमा है वो किसकी है। ठीक है, शब्द में प्रथम शब्द लिखा है। कांस्य प्रतिमा किसकी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालेंगे फटाफट आप लोग। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसी है। और एक बात और कहना कहूँगा आपसे कि जो भी डीएसएसबी का पेपर देने वाला है वो बंदा एनसीईआरटी के जो बुक लगते हैं कला के उसको ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि डीएसएसबी जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट का जो है पेपर है और उसमें जो है एनसीईआरटी को ही वैल्यू दी जाती है। तो एनसीईआरटी के कला में जो भी सिलेबस आपका है और एनसीईआरटी में जो कुछ भी है उसी को सटीक माना जाता है आंसरों के तौर पे। इसलिए जिसके पास भी एनसीईआरटी की बुक है कला की, जैसे केवीएस एनवीएस में जो चलता है, उसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा केयरफुली। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी जरूर रखिएगा वीडियो के साथ साथ। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नृत्यांगना की। प्रथम कांस्य मूर्ति की प्रतिमा किसकी थी? नृत्यांगना की थी। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है कि पदमपाड़ी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है। पदमपाड़ी अवलोकितेश्वर, इसका जो प्रथम अंकन है वो हमें कहाँ मिलता है। भित्ति चित्र पर मिलता है, ताड़पत्र पे मिलता है, कागज पे या वस्त्र पे। इन चारों में से कहाँ मिलता है प्रथम अंकन के रूप में हमें पदमपाड़ी अवलोकितेश्वर का अंकन। प्रथम अंकन यानी पहला अंकन कह लीजिए, हमको कहाँ मिलता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे अपने प्रश्नों को उत्तर। तो आइए प्रश्नों का इस जवाब हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो हो जाएगा भित्ति चित्र। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रथम अंकन जो पदमपाड़ी अवलोकितेश्वर का हमको मिला वो भित्ति चित्र के माध्यम से मिला, यानी दीवारों पे मिला। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे बने चित्र, वहाँ हमको पहली बार मिला। ठीक है, जैसे भी खोजा गया पहली बार वहीं देखा गया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका चल रहा है सुपर मैराथन दिल्ली डीएसएसबी का जो कला का पेपर होना है उसको देखते हुए आपकी डिमांड थी और यही चल रहा है आपका, बहुत लोगों का डिमांड था। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। जो लघु चित्र थे सबसे पहले किस पे बनाए गए हैं लघु चित्र। ठीक है, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले लघु चित्र किस पे बनाए गए हैं, कमेंट्स करेंगे आप लोग फटाफट कमेंट्स में कमेंट डालते जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है।
मेरे बताए गए उसमें के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। और जो भी नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ डीएसएसबी के पीछे का भी पेपर मैंने सॉल्व कराया था, जो कि पूछा जा चुका है इसके पहले के पेपर में। मेरे ख्याल से 7वें 8वें महीने में जो है पेपर वो हुआ था पिछले साल का। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स करिए। और इस प्रश्न का हम अगर उत्तर देख लें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, ताड़पत्र। प्रथम लघु चित्र जो मिले हमको वो मिले ताड़पत्र पे। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है। अजंता की जो चित्रकला है वो इनमें से कौन सी चित्रकला का जो है एग्जाम्पल है। अजंता की चित्रकला, ठीक है, म्यूरल चित्रकला का एग्जाम्पल है, फ्रेस्को चित्रकला का एग्जाम्पल है, टेल या ग्राफिक चित्रकला का, कौन से चित्रकला का एग्जाम्पल हम किस चित्रकला के उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं अजंता की चित्रकला को। ये हमारा प्रश्न है। कमेंट्स करते जाइएगा फटाफट, वीडियो पूरा देखिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल हमें कुछ अच्छा देता है तो दिल से करिएगा मित्रों। तो चलिए इस प्रश्न का हम जवाब देखते हैं। तो उसका होगा म्यूरल। क्या हो जाएगा? म्यूरल। म्यूरल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है। जो अजंता के चित्र हैं उनका जो प्रमुख स्थान है, मुख्य स्थान जो है, कह लीजिए जिसको कहते हैं मुख्य स्थान, कौन सा है, क्या है? गुजरात रहा है, राजस्थान रहा है, महाराष्ट्र या बंगाल। तो अजंता चित्रों का जो प्रमुख स्थान वो है वो कहाँ रहा है, इन चारों में से कौन से जो है राज्य में रहा है। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि आपको पता ही है कि अजंता जो है, अजंता और एलोरा ये दो चीज़ें हैं, अजंता और एलोरा। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमको कहाँ मिली? महाराष्ट्र में मिली। महाराष्ट्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं। यानी कि ये कहाँ है प्रमुख स्थान? महाराष्ट्र में। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। ठीक है, प्रश्न का कहना है कि जो अजंता के चित्र हैं उनका प्रमुख विषय क्या रहा है, या कह लीजिए मुख्य थीम क्या रहा है बनाने का। ठीक है, मुख्य थीम उनका क्या रहा है, कहने का मतलब यह है हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या श्रृंगार, यानी किस टाइप के थीम के चित्र जो है बनाया करते थे। जिसे कहने का मतलब मेरे ये है कि कई लोग को जो है कलाकारों में रुचि होती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मूर्तिकार में ही अपना थीम बना के रखते हैं कि हमें मूर्ति का ही चीज़ बनाना है। कुछ लोग का थीम ये होता है कि नहीं, मैं जो है जैसे कहने का मतलब राजस्थान शैली में कृष्ण लीला से संबंधित प्रश्न बने तो मुख्य थीम उनका कृष्ण लीला वहाँ पे रहा कुछ शैलियों में। तो यहाँ उसी तरह से अजंता शैलियों में जो मुख्य विषय रहा वो मित्रों आपका क्या रहा? तो वो आपका रहा बौद्ध। क्या रहा? बौद्ध रहा। बौद्धों के चित्र सबसे ज़्यादा आपको मिले हुए हैं, यानी उस समय के जो चित्र बने हैं अजंता में उसमें मुख्य थीम के तौर पे बौद्ध को माना गया। यानी बौद्ध धर्म, इससे पता चलता है कि काफ़ी पुराना धर्म है बौद्ध धर्म। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिले। जो अजंता है उसके समकालीन चित्र जो है हमको कहाँ मिले हैं? बादामी की गुफा में, सित्तनवासन की गुफा में, एलोरा या बाग की गुफा में। मैंने पहले ही कहा है कि ये चल रहा है आपका DSSB मैराथन क्लास, रिपीट कर रहे हैं आप 30 नवंबर के लिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभी तक आ चुके हैं। आपने मॉडल पेपर देखा ही होगा जिसमें आपके पार्ट बी करके आएगा। उस पार्ट बी में 100 प्रश्न आपके अपने विषय के होंगे, यानी फाइन आर्ट के होंगे, कला के होंगे। NCERT की बुक अगर आप रखते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मैं कह रहा हूँ मित्रों, क्योंकि NCERT के बुक से ही जो है प्रश्नों को जो है सटीक माना गया है अभी तक। तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा बाकी बुक के साथ साथ। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। तो होगा बाग गुफा। अजंता के समकालीन जो गुफा के चित्र मिलते हैं हमें वो मिलते हैं हमें बाग गुफाओं में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। विश्व प्रसिद्ध है वो जिस चित्र का नाम है पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर। अभी इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न अभी ऊपर आपने पढ़ा है, इससे संबंधित प्रश्न आपने पहला ही कि दूसरा पढ़ा है। ठीक है, कि इसका अंकन जो है मिलता है सबसे पहले, प्रथम अंकन अभी ऊपर पढ़ा था आपने कि प्रथम अंकन इसका किस रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भित्ति चित्र के रूप में। यहाँ कह रहा है कि पद्मपाड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र जो है अजंता की किस गुहा में है, यानी किस गुफा में शामिल है वो चित्र जो हमें भित्ति चित्र के रूप में मिलता है, पहला अंकन उसका। क्या वो गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 9 में है,
गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 17 में है? किस में है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइएगा फटाफट। डीएसएसबी के अलावा और भी लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, लेकिन डीएसएसबी के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो उनको रन पे रखना ज़रूरी है, इसलिए कम से कम उनके पेपर होने तक बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो आइए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी अवलोकितेश्वर चित्र मौजूद है। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, कह रहा है अजंता की किस गुफा में मर्डासन राजकुमारी का चित्र अंकित है, यानी बना हुआ है। ठीक है, गुफा संख्या का नाम बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सी गुफा संख्या है जिसमें मर्डासन राजकुमारी का चित्र अजंता में शामिल है भित्ति चित्र के रूप में। क्या वो 16 में है, 1 में है, 17 में है या 9 में है? कौन सी जो है गुफा में है? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुफा संख्या 16। किस में है? गुफा संख्या 16। मेरे उत्तर से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स डाल रहे होंगे और मैं जब देखूँगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भिक्षुक बुद्ध ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये अजंता की कौन सी गुफा में है? अभी देखिए गुफाओं से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके लिए कमेंट्स करते जाइए। उत्तर आपके लिए जो है 30 नवंबर को बहुत बेहतरीन और रामबाण हथियार साबित होने वाला है डीएसएसबी के बच्चे जो पेपर देने वाले हैं। तो भिक्षुक बुद्ध यानी भिक्षुक बुद्ध भिक्षा मांगते हुए कह लीजिए बुद्ध को दर्शाया गया है, चित्रांकन किया गया है भित्ति चित्र के रूप में अजंता की किस गुफा में? 1 में, 9 में, 17 में या 16 में? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गुफा संख्या 17 में। किस में किया गया है? गुफा संख्या 17 में। सुपर मैराथन डीएसएसबी की आज की इस सीरीज में मित्रों बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज है और यकीन करते हैं कि आप बहुत पसंद करेंगे हमारे इस प्रश्नों का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परली आँख कौन सी शैली के चित्रों की विशेषता रही है? परली आँख इनमें से कौन सी शैली के चित्रों की विशेषता रही है? परली आँख मुगल शैली की, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली या राजस्थानी शैली? कमेंट्स डालेंगे फटाफट आप लोग कि किस शैली की विशेषता रही है परली आँख इन चारों में से। तो अगर इसका हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अपभ्रंश शैली की जो है विशेषता रही है परली आँख। ठीक है, आगे बढ़िए और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जो पाल शैली है, पाल शैली उनके जो चित्र रहे हैं उनका जो मुख्य थीम रहा है, मुख्य थीम बनाने वाला चित्रकारी का यानी चित्रकारी करने का जो मुख्य थीम रहा है वो क्या रहा है? किसके? पाल शैली के। ठीक है, बौद्ध रहा है, बारहमासा, रागमाला या श्रृंगार? किस टाइप के थीम पे चित्रकारी पाल शैली के लोग ज़्यादातर किया करते थे? इसका आशय है, प्रमुख विषय का आशय है ज़्यादातर उसी का जो है चित्रकारी लोग किया करते थे। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बौद्ध। पाल शैली के लोग भी जो है बौद्धों संबंधित चित्रों को ज़्यादा जो है उन्होंने प्रेफरेंस दिया अपने चित्रकारी के रूप में। ठीक है, और अजंता में भी वही चीज़ें हैं। आइए अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश शैली के चित्रों का जो है विषय है। देखिए एक से एक विषय के रूप में संबंधित कुछ प्रश्न हमने लिया है जो आपके किसी भी तरीके से अगर इससे प्रागैतिहासिक से इस तरह के आप शैलियों से आते हैं तो आप मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइएगा फटाफट। उत्तर से पहले पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप हैं सचमुच कला का टीचर बनने का ख्वाब रखते हैं तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो मित्रों, तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने कामयाबी हासिल की है। तो चलिए अपभ्रंश शैली के चित्रों का जो थीम रहा है, जो विषय रहा है वो क्या रहा है इनमें से? तो मित्रों वो रहा है जैन संबंधित जो है चित्र अपभ्रंश शैली में सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है कि जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो क्या है? आइए एक बार और फिर थोड़ा हट के प्रश्न, जैन लघु चित्र, ध्यान दीजिएगा लघु चित्र की बात कर रहा है। प्रमुख विषय क्या रहा, मुख्य थीम क्या रहा, थीम क्या रहा उनका बनाने का, चित्रकारी का? जैन लघु चित्र की बात कर रहा है। ठीक है, तीर्थकार और उनकी जीवनी रही मुख्य विषय उनका चित्रकारी का, पशु पक्षी रहे, शासक या मानव क्या रहे इन चारों में से?
तो जैन जो है अपभ्रंश शैली में तो जैन संबंधित चित्र बने, लेकिन जैन लघु चित्रों का जो प्रमुख थीम रहा है मित्रों, वो क्या रहा है? वो रहा है तीर्थकार और उनकी जीवनी। क्या रहा है? तीर्थकार और उनकी जीवनी। अब उस प्रश्न से इस प्रश्न के बीच में थोड़ा सा अंतर था। वहाँ क्या पूछा था? अपभ्रंश जो है शैली का संबंधित विषय थीम क्या थे? तो जैन संबंधित चित्र बने। लेकिन जैन लघु चित्र की बात कर रहा है तो तीर्थकार और उनकी जीवनी से संबंधित चित्र लघु चित्रों के रूप में जैन से में बनाए गए। वही चीज़ है, अपभ्रंश शैली मतलब जैन शैली की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि पहाड़ी चित्रों में, जो पहाड़ी चित्र हैं उनमें किन रंगों का प्रयोग जो है किया गया है? यानी पहाड़ी चित्रकला में जिस रंग का इसमें से प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा कह लीजिए, तो वो कौन सा रंग है? यही आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप करना है मेरे उत्तर से पहले। ठीक है, कि कौन से रंगों का इस्तेमाल, यानी किन रंगों का प्रयोग किया गया, मतलब ज़्यादातर उन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है पहाड़ी चित्रकला में। गहरे, हल्के, काले या सफ़ेद, इन चारों में से किसका? तो अगर इस प्रश्न का हम जवाब देखें तो इसका जवाब हमारा होता है ए, गहरे। पहाड़ी चित्रकला में जिन रंगों का प्रयोग किया गया वो थे गहरे रंग। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राग रागनियाँ, जो राग रागिनियाँ हैं उनका जो अंकन है किस शैली में सर्वाधिक, मीन्स सबसे ज़्यादा। यहाँ अगर उसको क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करना हो, खेलने के लिए आपसे, खेलने का मायने से मतलब ये कि आपके दिमाग से खेलना, तो वो यही प्रश्न को बस थोड़ा सा घुमाएगा, सर्वाधिक शब्द हटा देगा और कहेगा राग रागनियों का अंकन किस शैली में सबसे ज़्यादा किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा शब्द जब वो इस्तेमाल करेगा तो आप समझ लेंगे। सर्वाधिक शब्द इस्तेमाल करने का मतलब कई लोगों को जो है कन्फ्यूजन कर देता है हिंदी में कि सर्वाधिक मायने क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा। तो जो नए लोग हैं उनके लिए, जैसे डीएसएसबी में बहुत लोग पेपर देने जा रहे होंगे जो नए होंगे, तो वो थोड़ा आइडिया लेंगे, थोड़ा उनको समझ में, अभी समझने में देर लगती है। लेकिन जो पुराने हैं उनको पता है किस तरह के पैटर्न है। तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें डाला है मैंने, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क कटते हैं माइनस में, सब कुछ। तो टेलीग्राम सर्च मार लीजिएगा, यही है एएमयू क्लासेस, लोगो आपको यही दिखेगा मेरा, और एएमयू क्लासेस सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिल पाते हैं तो इसके पीछे का जो वीडियो मैंने डाला है उसमें देखिएगा, मैंने मोबाइल नंबर जो है अवेलेबल कराया है, वहाँ पे आप जो है वो मैसेज करिए, सर मुझे टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा, मेरे चैनल के ये जो वीडियो चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का राइट आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, राजस्थानी शैली में। किस शैली में? राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में आया है। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आज लिया है जिससे कि जो है डीएसएससी के बच्चों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। कह रहा है कि नारी का जो अंकन किया गया सुंदर चित्रण, यानी नारी का अंकन भी किया गया सुंदर तरीके से चित्रण किया गया, तो किस शैली में किया गया? पहाड़ी शैली में, राजस्थानी शैली, जैन या मुगल शैली में? इन चारों में से कौन सी शैली रहा है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालेंगे फटाफट, जिनमें सुंदर चित्रण नारी का किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सटीक जवाब होगा पहाड़ी शैली में नारी का अंकन सुंदर चित्र के रूप में सबसे ज़्यादा किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद, इसके जो चित्र बने हैं किस शैली में बने? मुगल शैली में, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली या बसोहली शैली? इन चारों में से वो कौन सी शैली रही है जिसमें गीत गोविंद के चित्र जो है बने हुए मिले हमको? यही कमेंट्स बॉक्स में आप ड्रॉप करेंगे फटाफट। मेरे उत्तर देने से 30 सेकंड से पहले आप अगर अपना उत्तर दे लेते हैं तो आप अपने टेस्ट को भी चेक कर रहे हैं कि कितना हम तैयार हैं डीएसएसबी के पेपर के लिए 30 तारीख को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, बसोहली शैली। बसोहली शैली में गीत गोविंद के चित्र बने मिले हमको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। प्रश्न कह रहा है संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? जो संसार चंद्र थे, कौन थे? राजा संसार चंद्र, उनका पूरा नाम राजा संसार चंद्र। ठीक है, इनका जब दौर चल रहा था शासक का, तो उस समय जो है
कौन सी शैली में चित्र हमको इनके समय में राजा यानी संसार चंद्र का के जो चित्र हैं वो किस शैली में, राजा संसार चंद्र शासक थे और संसार चंद्र के जो चित्र हैं यानी उनके जो चित्र अपने बने वो किस शैली में बने, मुगल में, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी शैली में, यही प्रश्न का कहना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में संसार चंद्र के चित्र सबसे ज़्यादा जो है हमको मिले। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है। चित्रकला का वो कौन सा स्कूल है जो राजस्थान का है, कुल्लू, मालवा, बूंदी या मंडी। तो ड्रॉप करते जाइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर, ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा। मेरे 30 सेकंड के पहले के प्रश्न का उत्तर आपको दे देना है 30 सेकंड के अंतराल में, उसके बाद फिर आपके उत्तर मैं खुद पे खुद बता दूंगा ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होता है आपका सी, बूंदी। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, बूंदी। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़िए। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। भारतीय कला में जो है पुनरुत्थान का जो शुरुआत होता है, आरंभ का मतलब शुरुआत होना, वो कौन से शैली से शुरुआत होता है यानी किस स्कूल से शुरुआत होता है। पटना स्कूल से शुरुआत होता है पुनरुत्थान भारतीय कला में, या बिहार स्कूल से, या बंगाल स्कूल से, या ईस्टर्न स्कूल से, कौन से स्कूल से, ये आप फटाफट कमेंट्स डालते जाइए। नंबर फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, नंबर देख लीजिए और इसी नंबर पे आप जो है हमें अपना प्रश्न व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं जो पूछना हो इससे रिलेटेड संबंधित। और इसी पे अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन मिल पाता है तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए और उसमें ज़रूर लिखिएगा अपना नाम और सर मुझे क्या प्रॉब्लम है ये ज़रूर बताइएगा, तो फिर जो है मैं आपको कुछ क्लियर कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल स्कूल। भारतीय कला का पुनरुत्थान कहाँ से आरंभ होता है, बंगाल स्कूल से, और बंगाल स्कूल की ही देन है भारतीय पुनरुत्थान कला की। ठीक है, जिसमें एक से एक दिग्गज कलाकार रहे, ये आपको अच्छे से पता होगा। प्रश्न अगला कह रहा है नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की। नियो बंगाल मतलब नया बंगाल जिसको कहते हैं, नया बंगाल स्कूल यानी शैली कह लीजिए अपने आप में, बंगाल शैली के से हट के एक न्यू बंगाल शैली बना। और उसके संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, क्या हम रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर को, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस, क्योंकि ये चारों बंगाल शैली से ही बिलोंग करते हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आखिरी समय में जो है चित्रकारी करना शुरू किया और बहुत अच्छे खासे चित्र बनाए जिसकी प्रदर्शनियाँ भी उनकी लगी। तो न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना करने वाले जो कलाकार हैं इसमें से उन कलाकार का नाम है नंदलाल बोस। बंगाल शैली के बहुत ही बेहतरीन और दमदार चित्रकार, जिनके बहुत सारे चित्र आपको सिर्फ रीता प्रताप की बुक में मिल जाएंगे, बाकी और जगहों पे बहुत सारे चित्र अवेलेबल हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या किसी भी राइटर की बुक आई हो नई। अगला प्रश्न है हमीरपुर कांग्रेस के जो पोस्टर हैं वो किसने चित्रित किए। हमीरपुर कांग्रेस के पोस्टर जो हैं चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम है क्या नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय, ए हल्दर यानी असित कुमार हल्दर, के हैबर। तो कौन है हमीरपुर कांग्रेस पोस्टर के चित्र को तैयार करने वाले, बनाने वाले, यही कमेंट्स बॉक्स में आपको ड्रॉप करना है। मेरे 30 सेकंड से पहले आपको ये चीज़ बोल देना है आंसर के रूप में, क्योंकि आपके लिए टेस्ट चल रहा है जो नवंबर में आपका डीएसएसबी का पेपर होने वाला है उसको देखते हुए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मित्रों हो जाता है नंदलाल बोस। किसने बनाया, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई। अमृता शेरगिल जो शिक्षा अपना कला के रूप में पाई थी वो कहाँ पाई थी, शांति निकेतन में, पेरिस, मुंबई या जयपुर। इनमें से वो कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है जहाँ पे अमृता शेरगिल ने अपनी शिक्षा ग्रहण की एक शिक्षार्थी के रूप में। तो उस स्थान का हम नाम जो है कहेंगे आपका पेरिस। क्या, पेरिस। पेरिस में उन्होंने जो है अपनी शिक्षा पाई थी।
अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है भारत माता किसने चित्रित किया? भारत माता। अब कई भी लोग विकल्प को बिना देखे ही बोल देंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, तो ध्यान दिखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन या नंदलाल बोस, इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसने भारत माता को चित्रित किया? उस चित्रकार का नाम क्या है? तो मित्रों, उस चित्रकार का नाम है एम.एफ. हुसैन। सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता चित्रित किया था, लेकिन इन्होंने जो है नग्न भारत माता को चित्रित किया था, जिसके लिए विवाद हुआ, इनको देशद्रोह का मुकदमा लगा और इन्हें कतर की नागरिकता लेनी पड़ी, और ये अपने आखिरी समय में जो है लंदन में अपनी अंतिम सांस ली और लंदन में ही वो मर गए, एम.एफ. हुसैन साहब। तो उन्होंने भारत माता तो बनाया, लेकिन नग्न बनाया, और यही इन्होंने जो है सही नहीं किया, ये गलत था, क्योंकि वो भगवान की माँ जो है तस्वीर है, और भगवान की तस्वीर बनाना इस तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? यानी जो रज्मनामा के चित्र बने हैं, इन चारों में से किससे जो है वो रिलेशन रखते हैं, संबंध रखते हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए? रामायण से, महाभारत, मेघदूत या गीत गोविंद? तो मित्रों, रज्मनामा जो है वो महाभारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का पूछना है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? जो मुगल चित्रकारी का दौर चला था, उसमें सर्वश्रेष्ठ छवि है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट छवि है। ठीक है, किसके समय की, यानी किसके समय में सबसे बेस्ट छवि है जो है मुगल चित्रकला की बनी? अकबर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के या जहांगीर के? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ छवि है जिसके समय में मुगलों के दौर में चल रहा था, जो चित्रकारी का दौर, सबसे अच्छा जो बना वो बना जहांगीर के समय में, क्योंकि जहांगीर जो है कला पारखी थे, और जहांगीर यानी मुगलों के समय में कला का दौर ये था कि जब वहाँ पे चित्रकारी की जाती थी तो चित्रकार का नाम, चित्रकार के नाम के अलावा उस चित्र में किसने क्या इस्तेमाल किया, रंग किसने डाला है, बनाया किसने है, हर चीज़ का अपना अलग अलग उसमें जो है लिखा जाता था। ये खासियत थी मुगल चित्रकला की कि सब कुछ उसमें लिखते थे कि रंग किसने डाला, हाथ किसने बनाया, उसका जो है नीचे का हिस्सा किसने बनाया, बॉर्डर किसने बनाया। ठीक है, तो ये खासियत रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? मुगल काल में जो श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बने वो किसके काल में सबसे ज़्यादा बने? वैसे तो हर बादशाह ये जो है मुगल काल का, इसमें सबके समय में जो है पशु पक्षी के चित्र बने हैं, लेकिन श्रेष्ठ मतलब आप समझ ही रहे हैं श्रेष्ठ का मायने क्या होता है हिंदी में। सबसे टॉप और ऊपर की बात कर रहा है। अकबर के, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहाँ के समय में बने हैं पशु पक्षी संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ। तो सबसे ज़्यादा जो बने हैं मित्रों, वो भी जो है जहांगीर के समय में ही बने हैं। किसके? जहांगीर के समय में मंसूर चित्रकार हुआ करते थे, और मंसूर जो है श्रेष्ठ चित्रकार थे पशु पक्षी नेचर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बहुत ही बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि डीएसएसबी की एक खासियत है, आपने जब पेपर, जिसने मॉडल पेपर देखा होगा या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी डीएसएसबी का पेपर मैंने डाला है पीछे का। तो डीएसएसबी की खासियत ये है कि छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा है, वन लाइनर कह लीजिए अपने आप में वो क्वेश्चन है, विकल्प के रूप में छोटे छोटे प्रश्नों के छोटे छोटे सवाल जो है अंदर से आपको उठा के मिलेंगे, जिसका जो है ध्यान आपका अगर थोड़ा भी भटका तो आप मिस भी कर जाएंगे, और थोड़ा सा आप अपने ध्यान में लगाए रहेंगे तो मित्रों आपको जो है जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें ये मान के चलिए कि 70 उत्तर क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी होगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हम राइट आंसर देखेंगे, तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक था वो था मित्रों अकबर। कौन थे? अकबर जो थे वो हिंदू
मुस्लिम चाहे जिस धर्म का भी रहे हों, सबकी जो है आदर किया करते थे। और उनके दरबार में नवरत्नों में जो है हिंदू भी थे, आपको पता ही है, बिरबल थे, तानसेन थे, मुल्ला दो प्याजा भी था, मुस्लिम थे, और भी कई लोग थे। ठीक है, तो बहुत इज्जत करते थे और उन्हीं की वजह से जो है दीन इलाही उन्होंने चलाया था। रीज़न ये था कि उस समय जो है वो जोधा अकबर से यानी जोधा से जो है शादी किए थे। और इसीलिए जो है कला जो है मुगलों और जो है राजस्थानी घरानों का जो है मेल ज़्यादा रहा है। कला से संबंधित आपको उसमें छवि मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुगलों का संबंध उनसे ज़्यादा रहा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? जो मुगल सुंदरी के चित्र बने वो किस राजा के समय में सबसे ज़्यादा बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? इन चारों मुगलों में किसके समय में बने? फटाफट ड्रॉप करिए कमेंट्स अपना 30 सेकंड के अंदर, फटाफट ड्रॉप करिए मित्रों। आप इस समय देख रहे हैं डीएसएसबी महा मैराथन क्लास के बेहतरीन 40 प्लस के ऊपर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इस समय आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर जो कि कला प्रेमी था, सबको पता है कि उसकी खासियत ये थी कि अगर किसी भी चित्र को एक बार देख लेता था तो वो ये जान जाता था कि किस चित्र को किसने कब किसने क्या बनाया है उस चित्र में। ठीक है, ये एक खासियत थी उनकी। अगला प्रश्न है कि शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? जो शिकार संबंधित चित्र बने हैं, ठीक है, वो कौन सी शैली में सबसे अधिक बने हैं? ठीक है, इसी शब्द को सर्वाधिक लिख देगा, वही शब्द इस समय सबसे अधिक लिखा है उसी को सर्वाधिक लिख देगा। तो शिकार संबंधित चित्र मतलब ये कह लीजिए कि गैंडे का शिकार करता हुआ, या फिर घोड़े का या बाघों का जंगल में, क्योंकि मुगल के दौरों में जो है वो भी शिकार किया करते थे। शिकार के शौक राजा महाराजा जो है हमेशा रखा करते थे। राजा महाराजा जो है शिकार के शौकीन थे और शिकार पे जाया करते थे अपने दौर में। तो ये पूछ रहा है कि शिकार के जो चित्र बने वो किस शैली में सबसे अधिक बने? पहाड़ी, मुगल, कंपनी या बूंदी शैली में? तो मित्रों, मुगलों के समय में शिकार के जो है चित्र सबसे अधिक बने हैं, क्योंकि मुगल भी जो है शौकीन थे जो है शिकार करने के, और जो है अपने घोड़े, हाथी और दल के साथ जो है जंगलों में शिकार पे जाया करते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। इसलिए उनका जो शौक था उससे संबंधित चित्र उन्होंने ज़्यादा बनवाया अपने चित्रकारों से, या कह लीजिए अपने खुद भी चित्रकारी का शौक था तो किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बारहमासा जो है वो चित्र किससे संबंध रखता है? यानी जो बारहमासा में चित्र बने हैं वो किस टाइप के चित्र बने हैं, ये कहने का मतलब है वो किस टाइप के चित्र ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं? ऋतु, संगीत, पशु पक्षी या प्राकृतिक संबंधित किस टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं? तो मित्रों, बारहमासा में जो है वो ऋतु संबंधित चित्र, हमको ऋतुओं से संबंधित चित्र, मौसम से संबंधित जो चित्र है, ऋतु जो बदलते रहते हैं उससे संबंधित चित्र हमको ज़्यादा देखने को उसमें मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? ये जितने भी प्रश्न अभी तक आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपके जो भी डीएसएसबी का पेपर देने वाला है 30 नवंबर को, उसके लिए रामबाण साबित होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि डीएसएसबी में हर पार्ट से 20 क्वेश्चन करता है, चाहे वो मुगल का हो, राजस्थानी हो, प्रागैतिहासिक हो, ऐतिहासिक हो या आधुनिक कला का हो। तो इस 2-4 दिनों में मैं सबसे संबंधित प्रश्नों की सीरीज मैं आपको दूंगा मैराथन के तौर पे 30 तारीख तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। तो बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक ठोकते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे लगे कि मैंने मेहनत किया है आपके लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी, अकबर। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? अकबर के समय में बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अकबर कालीन चित्रों का की क्या विशेषता थी? अकबर कालीन जो चित्र बने अकबर के समय, मुगल बादशाह अकबर के समय में जब चित्रकारी हुआ करती थी तो उस चित्रकारी की क्या विशेषता थी, ये पूछ रहा है। दरबारी चित्र ज़्यादा बनते थे उस समय, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र या प्राकृतिक चित्र? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न पढ़ा था ऊपर कि शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा किस में बने, तो शिकार के दृश्य बने मुगलों में। ठीक है, मुगलों के समय में शिकार के दृश्य बने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस पर लेक्चर दिया था कि मुगल जो है शिकार के बहुत शौकीन थे और इसलिए जो है अपने शौक से संबंधित चित्रों को बनाया करते थे। लेकिन मुगलों में जो है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर सब थे। यहाँ सवाल ये है कि जो अकबर का दौर चल रहा था मुगलों का, उसमें जो चित्रों की विशेषता थी वो क्या थी?
तो मित्रों अकबर के समय में जो चित्रों की विशेषता रही यानी सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी की गई वो दरबारी चित्रकारी की गई, यानी दरबार से सजा जो भी, जैसे मान लीजिए अकबर बैठे हैं और उनके सभी जो है नवरत्न बैठे हैं और किसी बात का फैसला करना हो तो जब दरबार लगा हुआ था तो जो चित्रकार उनके समय में थे उनसे जो है चित्र बनाने के लिए कहा जाता था कि आज अकबर इस दौर पे बैठे हैं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ चित्रकारी की गई और नीचे लिख दिया जाता था कि अकबर इस सिचुएशन में बैठे हुए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि सलीम के जन्म का जो है चित्र जब बनाया गया था तो उसमें लिखा हुआ है कि सलीम के जन्म के चित्र में खुशियाँ जो मनाई जा रही हैं उसी के चित्रकारी बकायदे की गई। तो दरबारी चित्रकार सबसे ज़्यादा जो है शौकीन रहा अकबर का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? मुगल चित्रकार का क्या नाम था, यानी इन चारों में से इनमें से कौन मुगल चित्रकार है? कहने का मतलब ये, चाहे वो जिसके भी समय का रहा हो लेकिन मुगल चित्रकार है वो। बसावन, मौला राम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। दो तो आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये आधुनिक युग के थे। बचते हैं मौला राम और बसावन। तो मौला राम जो है वो राजस्थानी शैली में राजस्थान में चले जाते हैं, उस समय के दौर के थे। तो यहाँ बचता है ए बसावन। बसावन जो है वो क्या है? मुगल चित्रकला के चित्रकार हैं। और किस मुगल शासक के समय थे बसावन? ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स हम आपसे जानना चाहेंगे। फटाफट कमेंट्स जरूर दीजिएगा उसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि किसके दरबार में, यानी मुगलों का वो कौन सा दरबार था, किस मुगल शासक का इन चारों में से दरबार था जिसमें अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर भी चित्र बनाए? प्रश्न तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। जो न्यू बच्चे हैं, जो नए नए पहली बार जो है पेपर देने जा रहे हैं, उनको जो है अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बच्चों हमको कमेंट्स जरूर करिएगा, व्हाट्सअप भी करिएगा। मैंने इसी वीडियो में नंबर पीछे दिया है, तो वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो न्यू बच्चे जो मतलब जिनको पैटर्न समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो जो अगर पुराने हैं अगर उनसे हेल्प लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे या फिर व्हाट्सअप करेंगे, रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो कला से संबंधित मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए जिस बादशाह के दौर में, उस बादशाह का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? वो मुगल बादशाह था जहांगीर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ जाइए। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि छिपवई जो है वो किसके लिए चित्रित की गई थी? छिपवई कला ये जो है संबंध रखता है नाथ द्वार से। ठीक है, किससे संबंध रखता है? नाथ द्वार से। और छिपवई जो है वो चित्रित की गई थी किसके लिए? मंदिर के लिए, स्पूत, महल या गुहा मतलब गुफाओं के लिए? किसके लिए? छिपवई कला कह लीजिए अपने आप में, छिपवई कह रहे हैं सॉरी, पिछवई। ठीक है, पिछवई जो कला है वो किसके लिए चित्रित की गई थी इन चारों में से? तो पिछवई कला जो मित्र है वो किसके लिए चित्रित की गई? मंदिर के लिए। किसके लिए? मंदिर के लिए। ध्यान से रखिएगा इस प्रश्न को, जवाब को जहन में जरूर रखिएगा अपने, बहुत बेहतरीन प्रश्न है वो। असंबद्ध क्या है इसमें से? मतलब इन चारों में से कोई ऐसा है जो अलग है, तीन विकल्पों से हटके है। क्या है वो? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या देवगढ़? फटाफट कमेंट्स करिए इस प्रश्न का कि इसमें से कौन जो है सबसे हटके है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका होगा, मुझे उम्मीद है कि मेरे 30 सेकंड के अंदर आप कमेंट्स को ड्रॉप करते जा रहे होंगे। फटाफट मेरे उत्तर देने से पहले आप अपने आप को जांच रहे होंगे। ठीक है, देवगढ़। क्या है? देवगढ़। पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, लेकिन देवगढ़ क्या है? ये एक शैली नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इन तीनों से हट के था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, कहना है मित्रों कि एक सफल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? जो एक सफल शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम, उसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्व किसका दिया जाता है? कला का महत्व दिया जाता है, साहित्य कलाकार या कला साहित्य का? किसका? सफल एक अच्छा शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो होता है उसमें जो महत्व दिया जाता है वो किसका दिया जाता है इन चारों में से? तो सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया वो था कला साहित्य। क्या था? कला साहित्य। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? अब इस प्रश्न का आशय है कहाँ के हैं। वैसे राजा रवि वर्मा तो की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रश्न का जिस तरह से आशय है उससे ये मत समझ लीजिएगा कि रवि वर्मा है का मतलब जिंदा है। प्रश्न का कहना है कि रवि वर्मा कहाँ से बिलोंग करते थे। कलाकार राजा रवि वर्मा कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल, मैसूर, चेन्नई या केरल से? तो राजा रवि वर्मा जहाँ से बिलोंग करते थे उस जगह का नाम है केरल। केरल राज्य से बिलोंग करते थे, केरल के एक गांव से। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? काफ़ी चटक रंगों का प्रयोग, भड़काऊ रंगों का, चटक से मायने हुआ भड़काऊ रंग। ठीक है, एकदम चटक और भड़काऊ दिखाई देते होंगे वो रंग। तो चित्रों में सबसे ज़्यादा इस तरह के रंग यामिनी रंजन राय ने प्रयोग किया, अमृता शेरगिल ने, के हैबर ने या नंदलाल बोस ने? किसने किया? ठीक है। तो मित्रों, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करने वाले चित्रकार का नाम है यामिनी रंजन राय साहब। कौन है? यामिनी रंजन राय, जो कि मेल है, फीमेल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये DSSB की मैराथन क्लास है, जो 30 नवंबर को पेपर होने वाला है उन बच्चों के लिए भी, और जो नहीं भी देने वाले हैं, भरे हैं, अगले टर्न के लिए तैयार हैं, उनके लिए भी ये हेल्प करने वाला है मैराथन क्लास। 40 प्रश्न प्लस प्रश्नों की सीरीज के साथ चल रहा है। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया इनमें से? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बी शांताराम, बाल गंगाधर तिलक? किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो मित्रों, वो दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, के हैबर, NS बेंद्रे, राजा रवि वर्मा? सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है वो चित्रकार, और यानी अपने चित्रों में सशक्त रेखाओं का जो है प्रयोग किया करते थे, और इसलिए उनको जो है सशक्त रेखाओं के लिए प्रसिद्ध चित्रकार माना गया। तो उस चित्रकार का नाम क्या है, ये पूछ रहा है हमारा ये प्रश्न। ठीक है, तो ड्रॉप कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में फटाफट उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, के हैबर। कौन है? के हैबर साहब जो है सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, प्रश्न क्या कहना है, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? ये जो नीचे दिया हुआ है चारों नाम, ये समकालीन कलाकार हैं, और इन चारों में से एक कलाकार ऐसे थे जिन पर बंगाल शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समकालीन कलाकार राजा रवि वर्मा, के कुलकर्णी, NS बेंद्रे, असित कुमार हल्दर। इन चारों समकालीन कलाकार मीन्स आधुनिक कलाकारों में से बंगाल शैली की जो कला थी उस पर प्रभाव सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव उनका रहा सर्वाधिक किस कलाकार का इन चारों में से? तो प्रश्न समझ गए होंगे, और प्रश्न का जवाब बिल्कुल आपने ड्रॉप किया होगा मेरे उत्तर से पहले। तो इस प्रश्न का जवाब होगा असित कुमार हल्दर। कौन थे? असित कुमार हल्दर जी। अगला प्रश्न, प्रश्न का कहना है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो पहचान थी वो किस रूप में नहीं है? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो कि बंगाल शैली से वो भी रिलेटेड हैं, और अपने आखिरी समय में उन्होंने जो है चित्रकारी भी की थी, बंगाल शैली से हैं। अपने अंतिम समय में उन्होंने चित्रकारी की थी। तो एक कमेंट्स आपसे मैं मांगना चाहूँगा कि आप कमेंट्स करिएगा कि उनकी उम्र क्या थी, किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जब उन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया तो उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए मैं पूछा हूँ आपसे। कमेंट्स जरूर करिएगा, जो पुराने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं हुई है पूछ रहा है यहाँ पे, चित्रकार, कवि, मूर्तिकार या कहानीकार? तो मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर
अगर नहीं जाने जाते हैं तो सिर्फ मूर्तिकार के रूप में, क्योंकि उन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, चित्रकारी की है, कवि की है और कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? लोक चित्रों से प्रभावित चित्रकार इनमें से कौन थे? यही प्रश्नों का आंसर ड्रॉप करना है आपको कमेंट्स में। के हैबर, जामिनी रंजन राय, अमृता शेरगिल, के.एस. कुलकर्णी। चारों आधुनिक कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जो लोक चित्रों से प्रभावित था? तो उस चित्रकार का नाम है यामिनी रंजन राय, जो लोक चित्रों से प्रभावित रहे। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक कलाकार लोक चित्र से प्रभावित रहे? ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ा है प्रश्न ने, भारतवर्ष में सर्वप्रथम सबसे पहले ऑयल पेंटिंग तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? असित कुमार हल्दर, के हैबर, राजा रवि वर्मा या छितेंद्रनाथ मजूमदार? पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाले कलाकार को श्रेय दिया जा रहा है। वो कौन से कलाकार हैं? तो मित्रों, वो कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल सबसे पहले हिंदुस्तान में किया, और आपने कई सारे जो है उनके फिगर देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे चित्र और लगते हैं जैसे हूबहू बोल देंगे, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है, छितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है? बंगाल शैली के चित्रकार हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार, बंगाल शैली के चित्रकार थे, और उनकी जो चित्रण शैली थी, इनमें से चारों में से कौन सी संज्ञा दी जाती है उनके चित्रण शैली में? टेम्परा चित्रण की संज्ञा दी जाती है उनकी चित्र शैली को, जल रंग यानी वाष्प पेंटिंग की शैली दी जाती है, तेल रंग यानी ऑयल पेंटिंग, या ग्राफिक्स की, किसकी संज्ञा दी जाती है छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रण शैली को? ठीक है। तो मित्रों, इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर देखें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जल रंग यानी वाष्प चित्रण। ये जो जल रंग वाष्प चित्रण था, ये बंगाल शैली की देन थी। अपने यहाँ जल वाष्प चित्रण का जो सबसे पहले प्रचलन चला अपने यहाँ, भारत की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ हिंदुस्तानी चित्रकार के रूप में, तो बंगाल शैली की ही देन थी। ठीक है। बंगाल शैली के लोग जल वाष्प में जो है ज़्यादातर अपने चित्रों को बनाया करते थे। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। 40+ प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज के साथ आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, क्योंकि आपके लाइक को मैं देखता हूँ, आप हमें लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़रूर करिएगा ताकि पता चले कि आपने वीडियो को बहुत सारा पसंद किया। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर नए भाई हैं, जो भी जुड़े हैं हमसे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न हो व्हाट्सअप करिए, ज़रूर क्लियर करिएगा हमसे। और 30 नवंबर का पेपर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। ये 3-4 दिन मैं आपको बेहतरीन मैराथन दूंगा, जिससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा वादा है, एएमयू क्लास का वादा है मित्रों। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज दे दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।